हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया। अकाउंटिंग की सेकंड क्लास में आप सबका स्वागत है। स्वागत इसलिए है क्योंकि आज हम लोग, जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, अकाउंटिंग प्रोसेस देखा था, और बेसिकली सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट की जो डेफिनेशन दी गई है उसको हम लोगों ने देखा था। सर, हम लोग को डेबिट क्रेडिट बताइए ना तुरंत। हम लोग को वही सीखना है, अकाउंट्स का डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। जब तक आप बेस नहीं जानेंगे तब तक डेबिट क्रेडिट सीखने से कोई फ़ायदा तो मिलेगा नहीं। रटने वाला हिसाब किताब हो जाएगा। आपको जैसे बताया जा रहा है लाइन बाय लाइन सिस्टमैटिकली, उसी तरह से चलें। कोई जंप करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेकंड लेक्चर। और लास्ट सेशन में हमने छोड़ा था आपको यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। थोड़ा सा हिंट दिया था, आज हम उन यूज़र्स के बारे में बात करेंगे। हु आर द यूज़र्स? अगर हमें ये समझ में आ जाए कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस के यूज़र्स कौन कौन होते हैं, तो कितना आसान हो जाएगा ये समझना कि हम लोग अकाउंटिंग प्रिपेयर क्यों करते हैं, हम लोग अकाउंटिंग बनाते क्यों हैं। हम लोग ये डेबिट और क्रेडिट कर किसके लिए? अपने लिए कर रहे हैं? हाँ। बाहर वालों के लिए कर रहे हैं? हाँ। ना, नहीं, हाँ। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बाद हम आज थोड़ा बहुत डेबिट एंड क्रेडिट्स के बारे में देखेंगे। क्लियर है? क्योंकि एक बहुत ही अच्छा टॉपिक स्टार्ट करने के लिए हम आपको आज छोड़ करके जाएंगे। आज हम आपको छोड़ करके जाएंगे ताकि नेक्स्ट सेशन में हम लोग उस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ डिस्कस करें। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और इंफॉर्मेशंस। सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, दो तरह के यूज़र्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ इंटरनल यूज़र्स एंड द सेकेंड वन इज़ एक्सटर्नल यूज़र्स। हाँ या ना? सर, ये इंटरनल यूज़र्स क्या हैं और ये एक्सटर्नल यूज़र्स क्या हैं, ज़रा उसके बारे में आप हमें बताइए। हाँ, चले आते हैं हमें। आप सर उन यूज़र्स के बारे में बताइए, इंटरनल यूज़र्स या एक्सटर्नल यूज़र। आप देखें स्क्रीन पर सामने, आपके सामने इंटरनल यूज़र्स भी हैं और एक्सटर्नल यूज़र्स भी हैं। इंटरनल यूज़र्स प्रोप्राइटर, मालिक, ओनर, ओके। दूसरा मैनेजमेंट। बेसिकली यही वो लोग होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंटरनल यूज़र्स होते हैं। ओनर को क्या फ़ायदा मिलता है? अरे, मैं अगर अपने बिजनेस का मालिक हूँ, ओनर हूँ, तो क्या मुझे फ़ायदा नहीं मिलेगा अपनी अकाउंटिंग से? मुझे पता चलेगा पिछले साल मैं कहाँ था और मैं इस साल कहाँ हूँ। मुझे ये पता चलेगा पिछले साल का जीपी रेशियो अधिक था या इस साल का अधिक या कम है। मुझे ये पता चलेगा पिछले साल का नेट प्रॉफिट कितना था, इस साल मेरा नेट प्रॉफिट कितना है। मुझे ये पता चलेगा कि मैं अपने सेल को कितने परसेंट से ग्रोथ मैंने दी या निगेटिव में गई। मुझे ये पता चलेगा कि मैंने किस आइटम पे कितना एक्सपेंडिचर किया और किन किन आइटम्स पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मुझे ये पता चलेगा कि मेरा कौन कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो मुझे ज़्यादा सेल होते हुए भी लॉस दे रहा है। मुझे ये पता चलेगा मेरा ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसकी सेल तो बाकियों से कम है या ऑन एन एवरेज कम है, बट द प्रॉफिट इज हायर देन द अदर। मुझे ये पता चलेगा कि मैं अपने प्रोडक्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स में से किस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन करना या परचेस करना स्टार्ट कर दूं जिससे हमारे बिजनेस का प्रॉफिट तेजी से बढ़ेगा। मुझे ये पता चलेगा कि मैं किस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना बंद कर दूं जिससे हमारा लॉस कम हो जाएगा या प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। इन टोटालिटी ओनर कैन टेक डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजंस ओनली बाय हैविंग द फाइनेंशियल अकाउंटिंग और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस।
Without having the information, it is not possible for him or her to take proper decision. सर, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन अगर बिजनेसमैन छोटा हो, अगर बिजनेसमैन छोटा हो, स्मॉल लेवल का हो, इज इट नेसेसरी टू प्रिपेयर द अकाउंट्स और टू पास द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इज इट नेसेसरी एट ऑल? गवर्नमेंट ने ना छोटे छोटे बिजनेस को तो वैसे ही हर जगह माफ करके रखा है। बिजनेस को गवर्नमेंट ने हर जगह माफ करके रखा है, ये जानते हुए कि उनके ऊपर अकाउंटिंग की कॉस्ट ना बढ़े। वो पहले अपने जीने और खाने का रास्ता निकाल लें तो वो अकाउंटिंग पर आए। लेकिन अगर मेरा बिजनेस ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटे लेवल पर है, बावजूद इसके इफ़ आई प्रिपेयर माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन आई कैन कंट्रोल इन ए स्ट्रॉन्ग वे, आई कैन कंट्रोल माई होल बिजनेस। अगर आप लोग अपने बिजनेस के फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपेयर नहीं करते हैं तो फॉर गॉड सेक 1 महीने 2 महीने 3 महीने प्रिपेयर करके तो देखें। ऐसी आदत लग जाएगी, ऐसी लत लग जाएगी, लत लग गई मुझे तो तेरी लत लग गई, लत ये गलत लग गई, और ये वही है। ऐसी लत लग जाती है इस अकाउंटिंग की कि जब तक आप अपने बिजनेस के दिन भर के ट्रांजैक्शंस को नहीं देख लेते, नींद नहीं आती। आप एकदम बिल्कुल सोचना स्टार्ट करते हैं, दिन भर में मैंने क्या किया, पिछले 10 दिन में मैंने क्या किया, उसका प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना, यू विल स्टार्ट टू थिंक अबाउट दैट। और जब आप उस एरिया में सोचना स्टार्ट कर देते हैं तो बट ऑब्वियस है, यू विल स्टार्ट टू टेक डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजन। और जब आप डिसीजंस लेने लग जाते हैं तो पक्की बात है, बिजनेस तो ग्रो करेगा ही करेगा। तो अगर आप उस लेवल की अकाउंटिंग नहीं रख सकते तो एटलीस्ट सेल, परचेस और डिफरेंट आइटम्स जो इंपॉर्टेंट हैं आपके बिजनेस में, उनकी अकाउंटिंग रखें। अकाउंटिंग से एक बहुत बड़ा फायदा होता है। सर वो क्या? अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको मेरी बात बिल्कुल सही लगेगी। बोलूं? नहीं भी है तो भी सही लगेगी, चिंता की बात नहीं है। हमने किसी को 5,000 रुपए पेमेंट कर दिए। ड्यू टू having small level of business, I didn't think that it should be recorded in the books of account because I never prepared it and I didn't record it also. After some day the same person came before me and he started to demand for the same amount. उससे मुझसे कहा, सर आपने ना हमको पैसा देना था, वो 5,000 रुपये वो मुझे दे दीजिए। मैंने उससे कहा, भाई 5,000 रुपये तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। उसने कहा, कहाँ दिया? आपने तो दिया ही नहीं था, वो तो मैंने वापस कर दिया था। आप भूल गए हैं, आप दे रहे थे लेकिन मैंने लिया नहीं था। अब मेरे पास चूंकि इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है और चूंकि उसके साथ रेगुलर ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं, आज 5,000 लिया, आज 10,000 लिया, आज 8,000 लिया, आज 12,000 लिया, उससे 50,000 का सामान खरीदा। अगर इस तरह की एक्टिविटी है तो बीच में जो 5,000 10,000 चला जाएगा याद नहीं रहेगा। आप खुद 2 मिनट सोच करके देखिए कि परसों आपने क्या खाया था। नहीं सोचिए क्या खाया था। नहीं सोच लें क्या खाया था। नहीं सोच पाएंगे, सोच भी लेंगे तो बहुत अच्छी कोई इंसिडेंस होगी तो याद रहेगा कि हाँ क्या खाया और क्या पिया। अदरवाइज उन चीज़ों को, अब साल भर के ट्रांजैक्शन को इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू मेमोराइज ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज ट्रांजैक्शंस। मेरे पास 50 क्लाइंट हैं, 50 कस्टमर्स हैं, 50 सप्लायर्स हैं, उन सबके ट्रांजैक्शंस यहाँ सेट करना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कहता हूँ अच्छा तुमको मैंने 50,000 दिया था ना, 40,000 और ले जाओ, 90,000 हो गया, याद रखना 90,000 हो गया। अब मैं बोलता तो हूँ 90,000 हो गया, बट आफ्टर सम डे आई विल फॉरगेट इट। मैं खुद देखो, अच्छा 50 था कि 90 था, मैंने कुछ दिया तो था, चलो 50 से ही एडजस्ट कर। अरे बहुत नुकसान होता है इस तरह से हमारे बिजनेस का। आप बना करके तो एक बार देखें, आप प्रिपेयर तो करें, आपको समझ में आ जाएगा अकाउंट्स का फायदा क्या है। आपके छोटे मोटे जो फालतू के खर्चे हैं, यू विल स्टार्ट टू कंट्रोल ओवर देम, आपको फायदे नजर आएंगे। क्लियर? चल, तो 2 तरह के यूजर्स हो गए, ओनर और मैनेजमेंट। डिसीजंस लेना है, ओनर को क्या फायदा होता है वो मैंने आपको गिना दिए।
तो थ्योरी आप लोग खुद देखेंगे। फिलहाल एक्सटर्नल यूजर्स की बात करते हैं। इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। Investors are those persons who have already invested their funds in our business and they just want to have curiosity that whether the business, where the business is going on, whether the business is earning some amount of profit or the business is going in loss, is there any growth in the business. They just want to know all these things because they are the investor. Now they are directly concerned with that, with us. उनको प्रॉपर रिप्लाई चाहिए, और प्रॉपर रिप्लाई कैसे मिलेगा? ओनली बाय हैविंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर ईच एंड एवरीबडी आई विल नॉट स्टार्ट टू कॉल देम एंड टेल देम कि हमारे बिजनेस में इतना प्रॉफिट हुआ, हमारे बिजनेस में इतना घाटा हुआ। नॉट एट ऑल। सड़क पर कोई टकरा गया और भाई साहब कैसा चल रहा है बिजनेस और प्रॉफिट कमा रहे हैं कि नहीं, मैंने आपके बिजनेस में ना 50 लाख रुपए डाले थे। ऐसे कैसे? अब रास्ते में चलते हुए कोई हिसाब मांग ले, पॉसिबल नहीं। वी जस्ट शो देम financial statement, and for that purposes we prepare our financial statement. The persons who want to invest their fund in our concern, they are also the concerned person, they are also the users of the financial statement. Only by having the financial statement they can take decisions. मेरा चेहरा देख करके, हमारे तौर तरीकों को देख करके they won't invest. वो हमसे कहेंगे भैया जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ले आओ, तभी हम आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज दे आर द पोटेंशियल इन्वेस्टर। हम उनको छोड़ नहीं सकते, हम उनको छोड़ नहीं सकते। तीसरा, हमारे जो लेंडर्स होते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो भी हमसे रिक्वायर करती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए या अकाउंटिंग के लिए। वो भी हमारे बिजनेस के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स होते हैं। जो लोन देने वाले होते हैं, जो उधार देने वाले होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बिजनेस के बारे में जानें, whether our business is in a profit mode or loss mode, whether my business is running properly or having the proper control or not. In the same way financial institutions, bank etc, अगर हम बैंक जाते हैं और हम बैंक से कहते हैं कि हमें पैसा दो, उधार दो, लोन दो, तो first of all they will start to require a financial statement. Without having the financial statement they will deny. वो तुरंत मना कर देंगे कि भैया हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे, आपने तो अपने बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाया, आप किस तरह, कौन सा मुंह लेकर के आए हो? अरे यही मुंह लेकर गए, कौन सा मुंह लेकर के आए हो पैसा मांगने? वो बोलता है। डेटर्स, डेटर्स आपके लिए शायद कई लोगों के लिए टर्म नया हो। डेटर्स जो उधार जिनको माल बेचा जाता है, दे आर द कस्टमर्स। आप मेरे पास आए, तुम पास आए, यूं मुस्कुराए कि 5,000 रुपए का उधार सामान दे दो, मैंने उधार सामान दे दिया, नाउ you'll become my debtor, आप मेरे डेटर्स बन गए। क्लियर? क्योंकि मुझे अब आपसे पैसा लेना है। क्रेडिटर्स, मैंने किसी से उधार लिया, मैंने किसी से उधार पैसा लिया, उधार पैसा नहीं, उधार माल लिया, मैंने अगर परचेस की है क्रेडिट बेसिस पर तो वो मेरा क्रेडिटर बन गया, मेरी लायबिलिटी बन गई। आई हैव टू पे हिम इन फ्यूचर, नॉट टुडे, इन फ्यूचर। अगर मेरा कुछ आउटस्टैंडिंग हो सकता है, आपको किसी को पैसा देना हो 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, दे आर योर क्रेडिटर्स जिनको आपको पैसा देना है। ओके, कस्टमर्स हो गया। कंपटीटर्स, हमारे कंपटीटर्स भी बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। ये जो थ्रोकट कंपटीशन होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गला काट प्रतियोगिता, तो थ्रोकट जो कंपटीशन होता है, तो थ्रोकट कंपटीशन में वो सबसे पहले देखते हैं हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि कितने पानी में है या पानी से कितना ऊपर है, और हम इसके मुकाबले में कितना आगे या कितना पीछे हैं, मुझे कितनी अब जैसे मैं हूँ, मैं अपने कंपटीटर के बारे में ख्याल रखूँगा, उसका ख्याल रखूँगा मैंने क्या बोला? उसका ख्याल रखूँगा हमेशा। उसके घर वालों का उसके ऊपर जितना ख्याल नहीं होता, उसके कंपटीटर वालों का उसके ऊपर उतना ख्याल होता है। क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ जाता है, कैसे बिजनेस करता है, क्या नहीं करता है, किसको मना करता है, किसको हाँ करता है, कैसे बात करता है, कैसे बिजनेस डीलिंग करता है, कौन उसके कस्टमर है, कौन उसके किससे वो उधार लेता है, किसको वो उधार देता है, सब जानना पड़ता है। कंपटीशन घर वालों को नहीं मालूम इतना, वो लोग नहीं सोचते, लेकिन बाहरी लोग देखते, कंपटीटर्स।
वो हमारे अच्छे केयर टेकर होते हैं, वो हमारा पूरा ख्याल रखते हैं। तो अगर मुझे कंपटीशन में आगे बढ़ना है तो मुझे अपने कंपटीटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट या उनकी इंफॉर्मेशंस का होना जरूरी है। और अब तो खैर सारी कंपनियों के ऊपर तो ऑब्लिगेशन ही होता है कि वो पब्लिकली डिस्क्लोज करना, ये करना, वो आएंगे धीरे धीरे। ट्रेड यूनियन जो हमारे लेबर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो द इंटरेस्टेड पर्सन्स, उनका भी इंटरेस्ट होता है ये जानने के लिए कि हम जिस फॉर्म में कंसर्न में काम कर रहे हैं हमारा रिजल्ट कैसा जा रहा है। हमें तो बोनस मिलना चाहिए मालिक, इस बार आपने बहुत ज़्यादा कमाया है। ओ होता है ना ऐसे जी। इसी तरह से गवर्नमेंट को टैक्सेस चाहिए होते हैं, तो टैक्सेस ड्यूटीज़ के लिए दे जस्ट वांट टू गेट आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। For that we are bounded to prepare. Now in those cases we are under an obligation to prepare the financial statement, and different type of laws requires to prepare the financial statement compulsorily. This is not an optional thing in those cases where law requires. Okay, टैक्स अथॉरिटीज, अच्छा गवर्नमेंट कभी कभी क्यों मांगती है, गवर्नमेंट कभी कभी प्राइसेस फिक्स करना चाहती है, एमएसपी मिनिमम सपोर्टेड प्राइस वैल्यू फिक्स करना चाहती है। चीनी की कीमत इतनी रखी जाए मार्केट में, गैस सिलेंडर की कीमत इतनी रखी जाए, एलपीजी गैस की, तो उन प्राइसेस को फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट लेती है। किस चीज़ के लिए? हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस पर। सोसाइटी, ईच एंड एवरीबडी जस्ट, अच्छा एक बात बताएं, थोड़े दूसरे तरीके से आपसे पूछते हैं। सैमसंग कंपनी है? हाँ है। वो कंपनी मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बना रही है? हाँ सर बना रही है। अब जब वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस है उससे हमको कोई नुकसान हो रहा है। सर हमको क्या नुकसान हो रहा है? नहीं, आप दिल्ली में बैठे हैं और सैमसंग कंपनी मुंबई में है, आपको कोई नुकसान हो रहा है अगर वो कंपनी अपना काम कर रही है? नहीं सर हमें क्या नुकसान हो रहा है। अरे बहुत ज़्यादा नुकसान झेल रहे हैं आप। अरे सर हम मोबाइल खरीदेंगे ही नहीं, नुकसान कहाँ से होगा? अरे नहीं, केवल हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की बात नहीं कर रहे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात नहीं कर रहे। मैं बोल रहा हूं कि अगर वो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, इट मींस दे आर स्पॉइलिंग आर इकोसिस्टम। वो मेरे पीने के पानी को खराब कर रहे हैं, वो मेरे सांस लेने के लिए जो साफ सुथरी हवा गॉड गिफ्टेड है उसको खराब किया जा रहा है, उसको स्पॉइल किया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, नदियों को खराब किया जा रहा है, जमीन को खराब किया जा रहा है। Directly and indirectly each and every person of society is affected due to that. अब समझ में आया? तो आज की डेट में गवर्नमेंट कहती है ऐसी कंपनियों से, भाई आपकी भी कोई कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको हम शॉर्टकट में सीएसआर भी कहते हैं। आपको अब सोसाइटी के ऊपर इतना, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियों के हॉस्पिटल्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के पार्क बनाए जाते हैं कि नहीं बनाए जाते? बिल्कुल बनाए जाते हैं। कॉलेजेस बनाए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में सेवा की जाती है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी जिम्मेदारियां इस तरह से निभाती हैं। एक तरफ से वो आपका पानी और हवा खराब कर रहे हैं, दूसरी तरह से दे आर सर्विंग यू। देखा होगा आपने, बड़े बड़े हॉस्पिटल और कॉलेजेस हैं, वो सोसाइटी को सर्व भी करते हैं। लेकिन अब उनके ऊपर सीएसआर लगाकर कंपनियों के ऊपर कंपलसरी तो कर दिया गया है कि अपने प्रॉफिट का कम से कम इतना परसेंटेज सीएसआर में खर्च करें, और उसकी डिडक्शन भी इनकम टैक्स में नहीं मिलती। फिलहाल हम ज़्यादा टेक्निकल नहीं होते हैं, नॉन टेक्निकल हमारा ये लेक्चर है। अदर्स की बात करें तो सोसाइटी भी इंटरेस्टेड है, इसके अलावा सारे लोग जो भी सोसाइटी के हिस्से हैं, ऑल दोज पर्सन्स आर ऑल्सो यूजर ऑफ आवर फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जी, जब इतनी बात हो ही गई है
तो अब जरा स्टार्ट कर दीजिए सर, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है। आपके दिमाग में जो बात चल रही होगी वो चल रही इसकी, व्हाट इज अकाउंट। सर अगर हम अकाउंट की बात करें, डेफिनेशंस वगैरह, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस और यूजर्स को हम लोगों ने देख लिया, अब वहाँ पे हम नहीं जाने वाले। अगर हम अकाउंट्स में थोड़ा और डिटेल में जाएं तो आपने आज तक सुना होगा, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं, इट मीन्स यू हैव हर्ड समवेयर दैट देयर इज डेबिट, डेबिट नहीं, एंड देयर इज अ क्रेडिट इन द अकाउंटिंग। इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं डॉक्टर ओस, DR एंड CR, डेबिट एंड क्रेडिट। इस डेबिट एंड क्रेडिट को एज सच लाने वाले जो फर्स्ट पर्सन थे वो इटली के रहने वाले थे, वेनिस सिटी में। उनका नाम था ल्यूकस पैसिलियो के। और तो और वो इसको लाए थे 1494 में। कब लाए थे? 1494 में। और उन्होंने कहा कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। हर एक ट्रांजैक्शंस के दो एस्पेक्ट होते हैं। द फर्स्ट, यानी ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैव टू एस्पेक्ट्स। The first one is called debit and the second one is called credit. Okay. एक को हम डेबिट के नाम से जानते हैं और दूसरे को हम क्रेडिट के नाम से जानते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन ले लें, ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूं सर। जब आप ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं तो दो चीजें आती हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज ट्रांजैक्शन एंड द सेकंड वन इज इवेंट। ये आज हमारा आज का टॉपिक नहीं है, इन द नेक्स्ट सेशन विल डिस्कस अबाउट दैट। फिलहाल सर ये हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो पर्पस क्लियर तो हो गया है, लेकिन थोड़ा अगर एक एग्जांपल दे देंगे ना आप, तो हमें आगे ये समझने में थोड़ी हेल्प मिलेगी कि हम कर क्यों नहीं ये सब, और किस लिमिट तक किन ट्रांजैक्शंस को हम देखें जो हमारे लिए जरूरी हैं। चलिए थोड़ी देर और अगर हम बात करें कि मैंने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, मान ले, और ये मैंने स्टार्ट किया 2009 में। अब आ गए 2017 में। इतने साल बाद मैं सोचता हूँ मुझे ये तो बता दो, हम जिएंगे किसके लिए, प्रॉफिट के लिए या लॉस के लिए? आपका जवाब होगा प्रॉफिट के लिए। Now after passing on so many years, I just want to have the knowledge about the profit or loss situation of my company. Now in today's term, I came to know that I earn rupees 8 lakhs। हो सकता है, हाँ हो सकता है कि इतने सालों में, कितने सालों में, 9 से 17, 8 सालों में 8 लाख रुपए मैंने कमाया। तो अब अगर आपसे पूछूं कि मैंने कितना हर साल कमाया, 8 सालों में 8 लाख कमाया, तो हर साल कितना कमाया? सर आपने हर साल 1 लाख कमाया। मजाक करना बंद कर दें, मजाक करना मना है। ये आपका आंसर गलत है ना, सही नहीं है। हो सकता है फर्स्ट ईयर में मैंने 5 लाख रुपए गंवाए हों, हो सकता है दूसरे साल में 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, ओके 1 लाख। इस पे मैंने कमाया 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 कमाया। 7th ईयर में मैंने कमाया 15 लाख और 8th ईयर में मैंने कमाया 8 लाख। हो सकता है।
तो अब टोटल मैच कर लिया जाए तो आएगा 8 लाख रुपए। अरे ऐसे भी तो कमा सकते हैं, ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं कि हर साल मैंने 1 लाख रुपए कमाया? नहीं बोल सकते। हाँ, नहीं बोल सकते। एक्चुअल पोजीशन ये थी, 5 लाख कमाया था, 4 लाख कमाया, 3 लाख कमाया, और उसके बाद आज पता चला मैं 8 लाख रुपए कमा रहा हूँ। यहाँ इधर हो सकता है मैंने ये 8 लाख कमाया और इस साल मैंने 15 लाख कमाया, ऐसे हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा जेन्युइन है। तो फिलहाल ये हाल था। अब मैं अगर आपसे पूछूं, ये जो इंडिकेशन है 8 लैक्स का, इज इट ओके और नॉट ओके? इसका मतलब आपका बिजनेस सही चल रहा है या नहीं चल रहा? आपका जवाब होगा हाँ। इज इट अ पॉजिटिव इंडिकेशन और अ नेगेटिव इंडिकेशन? तो आपका जवाब होगा दिस इज द पॉजिटिव इंडिकेशन, कॉज द बिजनेस इज इन अ प्रॉफिट मोड नाउ। अब मैं बिजनेस को छोड़ दूं, अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमारा बिजनेस इस लायक हो गया प्रॉफिट कमा रहे हैं, छोड़ दो, अकाउंटिंग मत करो। अरे अगर आपको हर साल अकाउंटिंग मिली होती ना, तो शायद ये कंडीशन नहीं आती। फर्स्ट ईयर में जैसे ही आपको पता चला था 5 लाख का नुकसान है, you'll start to control your business, you'll start to control the unexpected losses or the controlled losses or the controlled expenses. You can have the decision regarding the sale. आपके रातों की नींद उड़ गई होती, आप हाथ पैर मारते अपने बिजनेस को चलाने के लिए। हो सकता है 4 लाख की जगह लॉस केवल आपका 2 लाख का रहता, हो सकता है तीसरे साल आपका लॉस 0 हो जाता, हो सकता है फोर्थ ईयर से आप प्रॉफिट कमाना शुरू कर देते, तो शायद ये 8 लाख रुपए ना रहता, आज शायद आप 20 लाख 25 लाख रुपए कमा चुके होते। तो केवल अल्टीमेट रिजल्ट देखना, आफ्टर पासिंग ऑफ 8 years we came to know that now our business is running in a profit mode and I earned rupees 8 lakh. It is a positive indication towards my business working. Not at all. This is not a positive indication until or unless you'll start to maintain your financial statement in each and every year. Why in each and every year? Try to maintain your financial statement after the end of the 15 day. जितने कम समय में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, उतनी जल्दी आपको अपने बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन का पता चलेगा और उतना जल्दी आप आगे ग्रोथ करेंगे। ये फायदा होता है हमारे अकाउंटिंग से। तो फिलहाल हम लोगों ने तो ये सीखा अकाउंटिंग से ये फायदे। सर ये जो पूरा कंसेप्ट आप बताएंगे ना डेबिट का एंड क्रेडिट का, ये कहा गया जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक कहलाता है डेबिट और एक कहलाता है हेड और एक कहलाता है टेल। हाँ, सिक्का उछालो या तो हेड आएगा या टेल। जिंदगी के भी दो पहलू होते हैं, जिंदगी और मौत के, ज़्यादा सेंसिटिव बात हो गई। और इसी तरह से अच्छाई और बुराई, और इसी तरह से अकाउंट्स में डेबिट एंड क्रेडिट। हर एक ट्रांजैक्शन दो साइड जाएगा, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड डेबिट साइड, बस बात खत्म। अगर हम डेबिट से प्लस करेंगे 500 रुपीज से, डेबिट को अगर हम प्लस करें 500 से, तो हो सकता है क्रेडिट को भी हमें करना पड़ेगा 500 से। हाँ हो सकता है, देखिए टैली करेगा, हर एक ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं और उसी अमाउंट से डेबिट और उसी अमाउंट से क्रेडिट किया जाता है। हो सकता है मुझे 500 से डेबिट करना पड़े और 500 से क्रेडिट कम करना पड़े, तो भी तो आपका मैच करेगा डेबिट एंड क्रेडिट। हाँ सर मैच करेगा। हो सकता है आपको 500 से प्लस करना पड़े और 500 से डेबिट को ही माइनस करना पड़े। हाँ हो सकता है 500 से ही क्रेडिट को प्लस करें और 500 से ही क्रेडिट को माइनस करें। अल्टीमेट रिजल्ट इज सेम इन ईच एंड एवरी केस, आप देख सकते हैं। और यही अकाउंट्स का जादू है, जब हर एक ट्रांजैक्शंस के एक डेबिट और क्रेडिट हुए हैं, तो आपका अल्टीमेट रिजल्ट दोनों का टोटल, इसका टोटल और इसका टोटल हमेशा इक्वल बताएगा। ये अगर ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो है टोटल में, ये अगर 500 माइनस है तो ये भी 500, ये 500 प्लस है टोटल में तो ये भी 500, ये ज़ीरो है टोटल में तो ये भी ज़ीरो है। डेबिट क्रेडिट हमेशा एक जैसा रिजल्ट देते हैं अल्टीमेटली।
और इस सिस्टम को चूंकि हर एक ट्रांजैक्शंस के दो साइड होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, इसीलिए इसको हम लोग डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। तो सर क्या कभी कोई सिंगल एंट्री सिस्टम भी होता है? जी, अगर आपने केवल डेबिट कर दिया, क्रेडिट नहीं किया, क्रेडिट कर दिया, डेबिट नहीं किया, डेबिट कम कर दिया, डेबिट को 500 से और बढ़ाना था आपने नहीं किया, कम करना था क्रेडिट को लेकिन आपने बढ़ाया लेकिन कम नहीं किया, मतलब कुछ ना कुछ आधा अधूरा रखा, तो उस केस में हम कहते हैं यू हैव मेंटेन योर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिस। ये आप लोग बनाते हैं। मैं आप लोग की अगर बात करूं, इफ यू आर नॉट फाउंड इन अकाउंटेंसी देन यू प्रिपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द सिंगल एंट्री सिस्टम, not on the basis of the double entry system. Double entry system में each and every transaction went into different parts. The first part is debit and the second is credit. ये system यही है, इसीलिए इसको कहा जाता है डबल एंट्री सिस्टम या ड्यूअल कंसेप्ट। ड्यूअल एंट्री कंसेप्ट या ड्यूअल कंसेप्ट भी बोला जाता है। समझ में आ रही है बात? जी सर समझ में आ रही है। मुझे आपको आज एक हल्का फुल्का डेबिट क्रेडिट, जो आपके दिमाग में टेंशन है सब कब से स्टार्ट होगा, तो अब स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी हम इतनी जल्दी आपको जर्नल एंट्रीज पर नहीं कूदाएंगे। नेक्स्ट क्लास, शायद नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास, 2 क्लासेस अभी आपको और थ्योरी पढ़नी पड़े। जब आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा, आपको कोई छू नहीं सकता, आपको कोई गिरा नहीं सकता। बस बात तो केवल 4 से 5 घंटों की है। अगर आपने बेसिक पर दे दिया तो जर्नल एंट्री तो अपने आप तैयार होता चला जाएगा। बेस बताओ, आगे चलो, ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला, लेकिन बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू।